वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमें फंक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फंक्शन, व्हाट इज ए फंक्शन? तो देखिए सबसे पहले हमने रिलेशन किया हुआ है, हमने रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर ए, बी और सी तीन एलिमेंट हैं और यहाँ पर 1, 2 और 3 एलिमेंट है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो सपोज वी हैव एनी रिलेशन विच सेज दैट ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2 एंड सी इज रिलेटेड टू 3। सपोज वी हैव सच टाइप ऑफ रिलेशन A1, B2 एंड C3 का ऑर्डर पेयर है। तो ये रिलेशन है नो डाउट। तो क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन क्या है? एक नया वर्ड आता है हमारे सामने, फंक्शन। इसको मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं और इसको एक फार्मूला भी आप बोल सकते हो। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है भी, अगर हमारे पास एक रिलेशन है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। अगर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, ए सेट से बी सेट की तरफ, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए पार्टिसिपेट इन द रिलेशन। भाई ए सेट का हर एक एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भी मान लेते हैं यहां पर एक डी एलिमेंट और होता और वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता। मे बी वी हैव सच टाइप ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि ये डी जो है किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, तो ये फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं भाई, हमारे पास एक रिलेशन है सेट ए से बी पर, सच दैट भी ए सेट का तो हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, ए सेट के हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन किसी एलिमेंट के साथ बी के साथ बनेगा। सेकंड कंडीशन है कि वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है। ए सेट के एलिमेंट जो हैं, ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मान लेते हैं यहाँ पर 4 होता और C है जो वो 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा है और ये 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोबारा से हम इसको समझते हैं। देखिए आपके पास क्या है, तो हमारे पास देखिए दोबारा से एक सेट A है जिसमें A, B, C 3 एलिमेंट है, एक B सेट है 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो दोनों कंडीशन हमें A सेट पर लगानी है। पहली कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट B। जो ऑल एलिमेंट हैं A सेट के भाई साहब वो तो पार्टिसिपेट करेंगे रिलेशन में, उनका किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक, वो दूसरी कंडीशन आ जाती है भाई ओनली वन। ऐसा भी नहीं है अब वो रिलेशन बनाने लग जाए और 15-20 रिलेशन बना के बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट रिलेशन बनाएगा और एक ही एलिमेंट के साथ बनाएगा। तो दोबारा से फिर हम इसको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप एक बार, सपोज हमारे पास एक रिलेशन होगा A, B, C, D 1, 2, 3। तो वही बात भाई, A का रिलेशन 1 के साथ है, मान लेते हैं B का 2 के साथ है, C का 3 के साथ है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है भाई साहब, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो D सेट है, सॉरी D एलिमेंट जो है वो रिलेशन में शामिल नहीं है। ये रिलेशन है नो डाउट, लेकिन फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, एक और पॉसिबिलिटी हम लेते हैं। मान लेते हैं A, B, C, D 1, 2, 3, 4। A का रिलेशन 1 के साथ है, B का रिलेशन 2 के साथ है, C का रिलेशन 3 के साथ है और D का रिलेशन जो है 4 के साथ भी है और D का रिलेशन मान लेते हैं यहाँ पर हम 5 और लिख लेते हैं, तो D का रिलेशन 5 के साथ भी है। तो अभी आपको बताया है ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन है नो डाउट, फंक्शन नहीं है, क्योंकि
आपका जो एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाएगा। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हम लेते हैं, 1 2 3 A B C D, 4 भी लिख लो। तो 1 का रिलेशन A के साथ है, 2 का रिलेशन B के साथ है, 3 का रिलेशन C के साथ है, 4 का रिलेशन भी C के साथ है। तो क्या ये फंक्शन बनेगा? यस, ये फंक्शन बनेगा, नो डाउट, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है भाई, आपका A सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन होगा जो कि बिल्कुल प्रॉपर सेटिस्फाइड है। दूसरा क्या है भाई, हर एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होगा, यूनिक एलिमेंट के साथ वो जुड़ेगा। तो जो 3 है वो एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ। यहां पर जो कंडीशन दी हुई है, आप यहां पर देखोगे, जो यहां पर इस कंडीशन में और इस कंडीशन में देखो फर्क तो है, दिख रहा है वो साफ। तो यहां पर क्या है भाई, जो D है उसकी 2 इमेज हैं, यहां पर 2 नए वर्ड आते हैं, इमेज और प्री इमेज। तो हमारे पास जो सेट B के एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं दे आर इमेज ऑफ सेट A एलिमेंट, जिसका जो भी रिलेशन है कोरिस्पोंडिंग, और A सेट के एलिमेंट को हम प्री इमेज बोलते हैं। हम बोलेंगे A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, ठीक है। और उल्टा 3 की प्री इमेज C है, 2 की प्री इमेज B है और 1 की प्री इमेज A है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इनके नाम रखे हैं बस फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन यही है भाई, जो A के एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर जो D है इसकी 2 इमेजेस हैं, 4 और 5, तो ये फंक्शन नहीं है। जो 3 है, 3 की एक ही इमेज है C सिंगल, 4 की भी एक ही इमेज है C, दोनों की इमेज सेम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, तो ये फंक्शन बनेगा। एंड लास्ट एंड सिंपलेस्ट कंडीशन जो हमारे पास बन सकती है, जो हमने शुरू में भी ली थी भाई, A B C 1 2 3, A का रिलेशन, B का रिलेशन, C का, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे एलिमेंट का रिलेशन है और यूनिक इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लिखी हुई है मैथ में, ए रिलेशन f, तो फंक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल f से हम करते हैं, रिलेशन को r से करते थे। फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B इज सेड टू बी ए फंक्शन, तो इसे फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी, तो बात ध्यान देने की क्या है, एवरी, सभी, every element of set A has one and only one image in set B, सिर्फ एक और एक ही इमेज आपकी सेट B में होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 99% ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट। तो फंक्शन में हम जो नोटेशन है देखिए एक बार, ये थोड़ा सा लिखने का ढंग है फंक्शन का, y इक्वल टू f ऑफ x। तो y रिप्रेजेंट हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर फंक्शन में जब हम वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल हम लेंगे, ठीक है। फंक्शन को हम 2 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे फिलहाल अप टू +2 लेवल तक। उसके बाद y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को हम बोलते हैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपको पता है हमारे पास एक वर्ड आता है टाइम, समय। टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, इट इज फ्री टू मूव, ये किसी के हिसाब से नहीं चलता, आप इसे रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली ऑन आवर अर्थ एवरी क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। आपने फूड चेन का सिस्टम सुना है, मे भी सुना होगा, पढ़ा होगा साइंस में भी। हमारे जो क्या हैं प्लांट्स हैं, दे आर दे आर प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या हैं, दे आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं।
उसके बाद प्लांट्स क्या खुद ही अपना खाना बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ जरूर हैं, लेकिन दे आर आल्सो डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. दे आल्सो नीड सनलाइट, दे नीड वाटर, दे नीड न्यूट्रिएंट्स, दे नीड क्लोरोफिल, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, देन दे विल मेक द फूड. देन प्लांट्स के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर. वो कुछ भी आपका जो भी शाकाहारी जीव है कोई भी, ठीक है, तो वो आपका वेजिटेरियन कोई भी प्राणी है, जीव है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है. रैबिट है वो गाजर खाता है, ठीक है, तो जो भी घास फूस खाने वाले हैं, फल फ्रूट खाने वाले हैं सिर्फ, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है. उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर आता है. वो क्या करता है? वो अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होता है. वो मांसाहारी है, ठीक है, वो मांस खाता है. तो कोई छोटा मोटा आपका जीव जंतु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, जैसे लोमड़ी है वो खा जाएगी किसी भी जानवर को. उसके बाद हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी आ गया बीच में. तो टर्शरी कंज्यूमर आपका सेकेंडरी पर डिपेंड होगा. जो शेर है वो लोमड़ी को खा जाएगा. तो इट मीन्स ये तो खाने की बात थी. कुछ भी आप फिजिकल या बायोलॉजिकल कोई भी आपका प्रोसेस है, कोई भी आपका टास्क है, कोई भी आप इवेंट है, तो एवरी क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी. फिलहाल +2 लेवल में हम क्या बात कर रहे हैं भी, y एक वेरिएबल है, ठीक है, वो भाई x को इंडिपेंडेंट क्यों लिया, y को डिपेंडेंट क्यों लिया, ये बात, ये हमारा मतलब बात करने का कोई ढंग नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी एक को तो लेना है. ठीक है, फिलहाल जैसे हम ये एक चेन है, फूड चेन है, तो हम दो चीजों को ले रहे हैं. हमने प्लांट और प्राइमरी कंज्यूमर को ले लिया. तो प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स पर डिपेंड है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारा y है, उसको y मान लिया. मानने को x माना जा सकता था, लेकिन नहीं माना, कोई बात नहीं. तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारा y बन गया, प्लांट्स हमारा x बन गया. तो इसी चेन में अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को ले लेंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारा अब मतलब हम वो किस पर डिपेंड करता है उसको भूल जाओ, क्योंकि हम एक साथ सिर्फ दो वेरिएबल को ले रहे हैं. तो सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा y बनेगा और प्राइमरी कंज्यूमर हमारा x बनेगा. ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, y डिपेंड करता है x पर, y डिपेंड करता है x पर. x किस पर फर्दर डिपेंड करता है नहीं करता, फिलहाल वो हमारे सिलेबस में या वो हमारे स्कोप में नहीं है. ये चीजें हायर क्लासेस की बातें हैं. फिलहाल हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x. तो y एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है. तो ये फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, ये जो चीज लिखी हुई है, इट इज ए इक्वेशन. ये कोई भी एक इक्वेशन हो सकती है. इट मे बी एनी फार्मूला, ये कोई भी फार्मूला हो सकता है. ठीक है, और इट इज नोन एज सिंपली फंक्शन और मैपिंग. तो ये जो इक्वेशन होगी, फार्मूला होगा, इट विल कंटेन ओनली वन वेरिएबल दैट इज x. इट कैन बी लाइक दिस, y इक्वल टू x स्क्वेयर. ठीक है, मतलब जो f ऑफ x है मीन्स फंक्शन ऑफ x है. फंक्शनिंग का मतलब यही है भी डिपेंडेंसी. फंक्शनिंग जो मैथ में वर्ड यूज हुआ है, फंक्शनिंग का मतलब ही डिपेंडेंसी है. मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं. तो y इज इक्वल टू x स्क्वेयर. उसके बाद है y इज इक्वल टू 2x + 1. ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ x ही होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है कोई. y इज इक्वल टू 2, हम यहां पर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. तो जो हमारा y है वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा. मतलब कोई तीसरा यहां पर इंटरफेयर करने नहीं आएगा. एक कांस्टेंट तो आ सकता है, कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल फिलहाल हमारे स्कोप में नहीं है भाई, यहां पर कोई इंटरफेरेंस होगी. ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, y इक्वल टू साइन x. तो x का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट सी बात है, हम एंगल की बात कर रहे हैं, साइन x. ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट हो सकता है, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, x³ + 3x² + 1. कोई रेशनल चीज हो सकती है, 2x + 1 / x + 2. इट कैन बी एनीथिंग. जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, वो आप लिख सकते हो. लेकिन वो होना क्या चाहिए, इट मस्ट बी आइदर कांस्टेंट, इट मस्ट बी आइदर
कंटेनिंग एक्स ओनली, ठीक है। रेशनल लिखो आप, पॉलिनोमियल है, स्क्वायर रूट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास डोमेन की एंड रेंज की, फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है, हमने रिलेशन में भी देखा था, वही चीजें हैं। डोमेन का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा रिलेशन को या फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जो भी अभी हम ले रहे थे भी, ये फंक्शन है ABC 1 2 3, तो ABC जो हमारा सेट बनेगा वो डोमेन होगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो रिलेशन को वेरीफाई करेगा। उसके बाद है रेंज, रेंज आपका वही सेकंड कंपोनेंट रहेगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है रिलेशन के मुकाबले। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी। देखिए डोमेन और रेंज, क्योंकि रिलेशन में तो क्या था, फिर भी आपके पास एक सीमित दायरा था, आपके पास ए सेट और बी सेट फाइनाइट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपके पास पॉसिबिलिटी अभी फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट भी हमने लिए हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फंक्शन जब हम जनरली पढ़ते हैं, फंक्शन जब हम जनरली पढ़ते हैं, फंक्शन को हमेशा हम एक पूरी रियल नंबर लाइन के बारे में पढ़ा जाता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। जो फंक्शन है हम रियल नंबर से रियल नंबर पर लेते हैं, यानी कि जो सेट ए है वो भी रियल नंबर का सेट है, सेट बी है वो भी रियल नंबर का ही सेट है। तो अब ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहला सेट है, यानी कि हमने जैसे लिखा एक एग्जांपल y इक्वल टू 1/x, तो ये एक फंक्शन मैंने लिख दिया जो x है। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, अगर हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या y कुछ वैल्यू देगा हमें 1/0? तो ये नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए जो फंक्शन अगर हम लेंगे, अगर इसको हमें फंक्शन बनाना है और हमने पहला सेट रियल नंबर का ले लिया, हम पहला सेट रियल नंबर का ले रहे हैं, दूसरा सेट चलो हम जो भी लेंगे रियल नंबर का है, तो अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, अगर हमारा पहला कंपोनेंट जो पहला सेट उसमें हम 0 एलिमेंट लेंगे, क्या वो फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 0 का रिलेशन है ही नहीं किसी के साथ, 0 का रिलेशन नहीं है, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इसको ये कहना पड़ेगा भाई तू घर जा, तू फंक्शन नहीं है, और दूसरा हमें क्या कहना पड़ेगा, हम 0 को घर पे भेज सकते हैं, यानी कि 0 को हम यहां से हटा सकते हैं। रियल नंबर है जो, उसमें से हम 0 को हटा देंगे तो एक्सेप्ट 0 ऑल रियल नंबर हमारे डोमेन में आ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं डोमेन। एंड इंस्टेड ऑफ डोमेन हम इसे बोलते हैं नेचुरल डोमेन। वैसे तो हम वर्ड नेचुरल नहीं यूज करेंगे थ्रू आउट द आवर चैप्टर, फिर भी एक बार फर्स्ट डे है, तो नेचुरल डोमेन का मतलब यही है भी ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। सपोज वी हैव मोर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस 2, तो हमारे पास है y इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस 2। तो हमें पता है वी नो दैट जो स्क्वेयर रूट होता है, स्क्वेयर रूट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज, 2 3 4 वट एवर एनी रियल नंबर यू कैन राइट, बट नॉन नेगेटिव, 0 भी आप लिख सकते हो, लेकिन नॉन नेगेटिव नंबर आपको लेना है, -1 -2 नहीं आ सकता। एंड इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब जो आंसर भी आपका आएगा √2 √3 √4 वट एवर पॉजिटिव नंबर आप ले रहे हो, तो वो भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई भाई ये जो x-2 है ये हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये गलत लिखा गया, x-2 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, अगर x हमारा या तो 2 हो, x की वैल्यू 2 होगी, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। तो ये हमारी क्या बन गई, x की एक हमारी क्या आ गई, 2 से लेकर, यानी कि 2 से बड़ा कोई भी आपका नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं डोमेन।
भाई ये 2 या 2 से ऊपर वाले रियल नंबर के लिए ही डिफाइन है, ये पूरी रियल नंबर लाइन के लिए डिफाइन नहीं है। तो हमें बेटा रियल नंबर के बारे में हम फंक्शन को पढ़ेंगे। रियल नंबर में से कोई ऐसा इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। उसके बाद रेंज भी आंसर क्या आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है भी आंसर आपके सारे रियल नंबर कवर हो जाएंगे। भी जैसे हमने यहाँ पर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले 1 2 3, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 भी आंसर आए, 2 भी आंसर आए, क्या पता 1 ही आंसर आए, 5 ही आंसर आए। जैसे हमने लिखा कांस्टेंट फंक्शन भी y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है भाई, x को आप चाहे कुछ भी बोलो, x आपका रियल नंबर है, x को आपने बोला 0, y की वैल्यू 2 रहेगी, x को बोला आपने 1, y की वैल्यू 2 रहेगी, x को बोला 2, y 2 रहेगा। y आपका आंसर सिर्फ क्या रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि रेंज सिर्फ आपकी 2 है। डोमेन आपकी रियल नंबर जरूर है लेकिन रेंज आपकी 2 है। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which function is defined, function is applicable, function hold its definition। और रेंज क्या है, रेंज इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y for which there exist some प्री इमेज, जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी। तो उम्मीद है आपको आज ये फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो आज आप इतना ही पढ़िए और इनको थोड़ा सा और डिस्कस कीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट करके आप पूछिए। तो अगले वीडियोज़ में हम आपको डोमेन और रेंज के बारे में हम कई वीडियोज़ बनाएंगे और सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ग्राफ के बारे में, उनके डोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें काफ़ी कुछ फंक्शन के बारे में सीखना है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, बी पेशेंस। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।